हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है आपका, जिसकी सबसे ज़्यादा चिंता हो रही है, सुबह से फ़ोन कर रहे हो आप लोग कि इस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो चलो इसका जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 9, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यही नाम है चैप्टर का। चलिए अब इस चैप्टर की अपन बात करते हैं और इस चैप्टर में जो मेन चीज़ें हैं उनको पढ़ लें अपन। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ लें रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है क्या या परावर्तन क्या है। इसमें आपको याद जो करना है वो याद करना है परावर्तन के नियम। तो देखिए, परावर्तन के नियम जब हम याद करें तो ये एक बेस हो गया, मान लीजिए मिरर है, यहाँ पर कोई लाइट की रे आकर गिरती है और वापस चली जाती है, ये रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, आपतित यानी आकर गिरने वाली किरण। ठीक है, ये जो एंगल बनाएगी मिरर के साथ वो एंगल आई हो जाएगा, यानी इंसिडेंट रे के साथ बनने वाला एंगल जो है वो एंगल आई। ये है वापस लौटकर जाने वाली किरण, यानी कि अपवर्तित किरण। सॉरी, परावर्तन पढ़ रहे हैं अपन, तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण जिसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये जो एंगल बनाएगी ये बनाएगी एंगल आर। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ने हैं परावर्तन के नियम। तो देखिए, परावर्तन के जो नियम है वो दो हैं। पहला नियम, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, सॉरी इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर। इसके बाद दूसरा जो नियम है वो क्या है, दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, बताती हूँ अभी क्या होता है ये। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ मैं, सुन रही हूँ बोल रही हूँ उसको जल्दी से समझ लो। इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। ये जो अपन बनाएंगे ना इसको कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन के दोनों नियम। एक तो हमें ये याद कर लेना है इस चैप्टर में। इसके बाद आपको याद कर लेने हैं समतल दर्पण जो है, इसके काम याद कर लेने हैं, समतल के भी, उत्तल के भी और अवतल के भी। एक चीज और जो आपको याद रखनी है कि ये जो समतल दर्पण होते हैं यानी कि प्लेन मिरर जो होते हैं, इनसे कैसी इमेज बनती है। तो प्लेन मिरर जो होते हैं इनसे हमेशा जो इमेज बनती है वो बनती है आभासी और सीधा। ठीक है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब यानी कि इरेक्ट जो इमेज है वो बनती है, रियल नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये छोटे छोटे टिप्स जो कल आपको कंफ्यूज होने में, पेपर जब है ना तो कल कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप इतना सीधा से याद कर लो, वही समतल दर्पण या प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। हिंदी में याद करो तो आभासी और सीधी होती है। क्लियर है, यहाँ तक चैप्टर तैयार हो गया हमारा, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, अभी तैयार हो जाता है। देखो ये चैप्टर ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं अपन मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला जब आप लिखेंगे तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। f तो दर्पण की फोकस दूरी, क्लियर, u मिरर से जो वस्तु है उसकी दूरी, v मिरर से जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनी है उसकी दूरी। ठीक है, लिखने में टाइम लगेगा इसलिए जो बोल रही हूँ बस उसको ध्यान से सुनो। ये फोकस दूरी, मिरर की फोकल लेंथ, ये है मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, बाहर जैसे हम मिरर के बाहर खड़े तो हमारी और मिरर की दूरी ये हो गई, और मिरर के अंदर जो इमेज बनी है जितनी अंदर कितनी दूरी पर, वो हो गई v के बराबर। क्लियर है। इसके बाद आप याद कर ले मैग्निफिकेशन क्या है, इसका फॉर्मूला हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं आवर्धन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन को आप m से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, m से डिनोट करेंगे, और ऊपर तो आ जाएगी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब यानी कि जो इमेज बनी है हमारी, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट लिख दूं जल्दी में, और यहाँ हो जाएगा वस्तु की हाइट या ऊंचाई। इनका जो रेशियो है वो आपको मैग्निफिकेशन को बताएगा, यानी कि उस मिरर से जब आपने इमेज को, किसी वस्तु को देखा तो वो कितने गुना मैग्नीफाई हो गई, यानी कि कितनी गुना बड़ी हमको दिखाई देती है, ये हम इस फॉर्मूले से पता
कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। तो देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है, अवतल और उत्तल, हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखें, ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इनकी जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण जो है इसके लिए नेगेटिव होती है, इसके लिए होती है पॉजिटिव। और यहीं से आ जाता है हमारे अगले चैप्टर का एक क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष है तब तो कौन सा यूज करेंगे और दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा यूज करेंगे। तो देखो, निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस यूज करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस यूज करते हैं। क्लियर है? तो एक के साथ एक और साथ में याद हो गया हमको, ठीक है। तो पास के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अब याद कर लें एक चीज और कि ये जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ये हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा यानी कि इरेक्ट। इससे हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद आप याद कर लें लेंस फॉर्मूला, वो हमने याद किया था मिरर फॉर्मूला। अब हम याद कर रहे हैं लेंस फॉर्मूला। यहां पर हम प्लस नहीं करेंगे, 1/u माइनस 1/v, सॉरी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये हो गई बात किसकी? लेंस फॉर्मूले की। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपवर्तन। अपवर्तन दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वो जिस माध्यम पर दोनों, जिस जगह पर दोनों माध्यम अलग अलग होते हैं, वहां पर ये अपनी दिशा से विचलित हो जाती है और इसके कारण हमें वस्तु जो है, कुछ वस्तुएं हिलती हुई, कुछ टूटी हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि ग्लास के अंदर आप पेंसिल को रख देते हैं तो जहां तक पानी है वहां तक पेंसिल सीधी है, और जैसे ही पानी जब हम सामने की तरफ से देखते हैं तो ये पेंसिल हमें थोड़ी सी इस तरह से टेढ़ी दिखाई देती है। ऐसे लगता है कि जहां पानी है वहां पर से पेंसिल टूट गई है। इसको कहा जाता है अपवर्तन। इससे जुड़े आप एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं कि वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना, वो इस अपवर्तन की वजह से ही होता है। अब क्यों टिमटिमाते हैं तारे? कि तारों की और हमारे बीच में एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स हैं, और जब तारों से प्रकाश रवाना होता है हमारी तरफ तो कितनी सारी लेयर है, हर लेयर पर लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और इतनी सारी दूरी को तय करने के बाद जब हमारी आंख तक वो प्रकाश की किरण पहुंचती है तो हर बार रिफ्लेक्शन के कारण उसकी दिशा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वो तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। रिफ्रैक्शन के भी दो नियम आपको याद करने हैं, जिसमें से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। ये याद कर लेंगे आप। एक तो ये तो याद हो गया हमको। दूसरा जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। स्नेल साइंटिस्ट का नाम है। स्नेल का नियम या स्नेल लॉ, तो ये होता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट इन द सेंस कि sin I और sin R की जो वैल्यू होती है ना, इसको आप हमेशा एक निश्चित मान इसका प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अपवर्तनांक जो निकाला जाता है ना, उसके बारे में बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, इसकी वैल्यू अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग होती है। जैसे आपको कुछ है याद कर लेनी है, जल के लिए इसका मान होता है 1.33। पानी जो होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। ये आपसे वो एक नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनमें पूछा जा सकता है। पानी का, हीरे का और याद कर लें आप, शायद 2.42 इसकी वैल्यू होती है, और एक बार आप चेक कर लेना, वैसे 2.42 ही मुझे अच्छे से याद है। इसके बाद एक और है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है CS2, इसके लिए 1.63 के लगभग इसकी वैल्यू होती है। ये और इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। अब हमारा जो चैप्टर का मेन पार्ट बचा कि जो मिरर से इमेज फॉर्मेशन जो है, उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वैसे तो इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन कुछ एक जो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये चैप्टर इतना कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम द मिरर। इमेज फॉर्मेशन अपन पहले बात करें अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण से जो इमेज फॉर्मेशन होता है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि मिरर। वैसे तो सभी स्थितियां इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन देखें अगर
तो पहली सी पर, एक तो ये, दूसरी हम बात करें सी के बाद एफ पर यानी कि फोकस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी है पी और एफ के बीच। ठीक है, आप देखो कि इनसे यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा। अगर आप सी पर रखते हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन है ये भी सी पर ही होता है, पहली बात। उसके बाद अगर हम फोकस या एफ पर रखते हैं तो जो इमेज होती है वो इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर बनती है। और पी और एफ के बीच जब आप रखते हैं तो मिरर के पीछे यानी कि दर्पण के पीछे इमेज का फॉर्मेशन होता है, पहली बात तो ये। उसके बाद प्रतिबिंब जो है वो सभी में वास्तविक और उल्टा बनता है। यहां भी बनेगा वास्तविक और उल्टा, यहां भी बनेगा वास्तविक और उल्टा। लेकिन इस कंडीशन में जब आप पी और एफ पर रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी और सीधा। यहां ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, यानी उल्टे का मतलब रिवर्स, उल्टी इमेज बन जाएगी। यहां पर सीधा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ये वर्चुअल होगा, वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। क्लियर। अब बनाने का तरीका आप लोगों को आता होगा, अगर आप बनाए तो जैसे सी पर है तो ये आपने बना दिया। ठीक, अब आप जब रखेंगे वस्तु को कहां पर, सी पर। ठीक, तो सी पर हम वस्तु को रखें और प्रतिबिंब हमारा बन रहा है कहां पर, सी पर ही बन रहा है। ठीक, चलो तो इसको बना के देख लेते हैं। ये रहा इसका मेन एक्सेस। ठीक है, सी पर ये रहा सी, मान लो इस पर हमने ये वस्तु को रख दिया है। अब इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है ये देख लेते हैं हम। तो ये देखो कि यहां से प्रकाश की किरण जब रवाना होगी तो वो दर्पण से टकराकर वापस लौटकर आएगी। ठीक है, और क्या होगा, दोबारा इससे और ये लौटकर आएगी और ये इमेज फॉर्मेशन यहां पर हो जाए। तो देखो ये सी पर ही बन गया, ये ओ हो ही गया इसका। और भी आप जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास, फोकस हो ही जाएगा यहाँ पर, ये हो गया एफ। ठीक है ना, और ये वस्तु के बराबर और सी पर ही। और कैसा हो गया, वास्तविक और उल्टा, ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। इस तरह आप इमेज फॉर्मेशन कर देंगे अवतल दर्पण के लिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये तो थे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस से इमेज फॉर्मेशन में देखो, एक तो 2f पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2f पर जब हम रखते हैं वस्तु को तो उसका इमेज फॉर्मेशन भी 2f पर ही होता है। ठीक है, f1 f2 कर दें इसको। ठीक है, और क्या होगा कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वही होगी वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। एक तो ये हो गया 2f पर। दूसरी हम बात करें f और 2f के बीच, बिटवीन f एंड 2f, ये भी इंपॉर्टेंट है। f और 2f के बीच जब हम बिंब को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब होता है वो 2f के पीछे, परे, पीछे या बिहाइंड, और वही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। f पर अगर रख दें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि f पर जब हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है ये अनंत पर यानी कि इन्फिनिटिव पर बनता है। और इस स्थिति में ये जो प्रतिबिंब है ये भी कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। इन्फिनिटिव पर बनता है यानी कि बहुत पीछे जाकर इसका इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आप जानते हैं कि ये तो होता है अवतल दर्पण और ये होता है उत्तल। तो चलो एक अपन ये बना के देख लेते हैं एफ पर। कि जब हमने वस्तु को रख दिया है एफ पर, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया।
ठीक है, वस्तु ये रही एफ पर, ठीक, ये थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, ये इसका सेंटर मान लो, ठीक। अब कहाँ जाना है आपको, जो इमेज फॉर्मेशन करना है वो बनेगा अनंत पर, ठीक है। तो देखो ये मिरर से टकराएगी, ठीक, और ये लो, मिल रही है क्या कहीं पर, नहीं मिल रही है, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया, कहाँ बन गई इमेज, अनंत पर बन जाएगी। यहाँ हो गया ये 2f और ये हो गया f, ठीक है ना, ये f और 2f हो जाएगा, क्लियर। और ये आपने बना दिया, इनको ऐसे डैश डैश में बना देना, थोड़ा सा तो पता चल जाएगा भी बहुत आगे तक ये जा रही है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बनाना बता दिया मैंने। और अगर बात कर ले जैसे 2f पर आपको रखना है, ठीक है, तो 2f पर रखना है तो ये लोग 2f पर भी रख के बना लेते हैं। ये आपको अगर याद रह गया ना कि कहाँ पर आपने इमेज को रखा है, कहाँ बनेगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बनाने के अंदर, कि 2f पर जब आप रखते हैं तो 2f के पीछे ही, मतलब जितना 2f यहाँ है उतने 2f दूरी के बाद में आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो 2f के पीछे ही आपको इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। तो ये देखो, ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ ले आया और ये इधर से ले जाके इसको ये मिला दिया, ये इमेज फॉर्मेशन हो गया। यहाँ आप 2f लिख दो, यहाँ f लिख दो, यहाँ 2f बना दो, और ये 2f के थोड़ा सा पीछे हो गया, उधर पीछे की तरफ ही बन जाता है, इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। इसको आप अगर ए बी लिख देते हो तो ये ए डैश और बी डैश, मिरर के लिए, इमेज के लिए आप ए डैश और बी डैश लिख देते हैं। बनेगी कैसी, एफ और 2f के बीच बड़ी बनेगी थोड़ी सी, तो ये हमने बड़ी बना दी है थोड़ी सी, क्लियर है ना। चलो, तो इस तरह हमारा ये चैप्टर तैयार हो गया। साथ ही साथ आपको और क्या याद करना है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको एक चीज और याद करनी है, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तीनों के यूजेस आपको याद करने मालूम होंगे। प्लेन मिरर कांच वगैरह देखने के लिए नाई की दुकान पर होता है, उत्तल दर्पण डॉक्टर दांत देखने के लिए काम में लेते हैं, और गाड़ी, सॉरी है ना, वो गाड़ी की साइड मिरर में लगा हुआ रहता है। इसको याद कर लेंगे आप, तो तीनों मिरर्स के आप यूज कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो चैप्टर 9 जो है ये हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब बात हो जाएगी 10 और, तो अब 10 चैप्टर 9 चैप्टर हो गया ना, अब कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 को तैयार। चैप्टर नंबर 10 आंख वाला चैप्टर है हमारा, तो इसमें से आंख का स्ट्रक्चर आप एक बार पढ़ लेना। स्ट्रक्चर एज सच बनाने के लिए मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में से आना चाहिए, हाँ आपकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि वो स्थान जहाँ से आंख के अंदर प्रकाश आता है, तो वो पुतली आइरिस जो होती है वहां से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। आंख जब आप डोनेट करते हैं तो आंख का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है, तो दैट इज कॉर्निया, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आंख का स्ट्रक्चर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती है हमारे आंख के अंदर, जो कि हमें चीजों को देखने में मदद करती हैं, ठीक है ना। और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स ये कहाँ पाई जाती है, हमारे रेटिना के ऊपर पाई जाती है। ये तो बात हो गई आंख की स्ट्रक्चर की। अब लास्ट मूवमेंट वाली तैयारी चल रही है क्योंकि इस समय, तो हम फटाफट चलेंगे आगे। इसके बाद हम बात कर ले पावर ऑफ अकोमोडेशन या समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता क्या है कि आंख की मसल्स जो होती हैं वो वस्तु की दूरी के हिसाब से आपकी जो फोकल लेंथ है उसको एडजस्ट कर लेती है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे कोई वस्तु दूर है तो हम आंखों को थोड़ा छोटा करके देखते हैं तो वो हमें क्लियर दिखती है, पास है तो हम नॉर्मल व्यू में उसको देख सकते हैं। हमारी आंख की जो नॉर्मल पास वाली नियरेस्ट जो बिंदु है हमारी आंख का वो 25 सेंटीमीटर है, और फारदेस्ट जो है दैट इज इन्फिनेटिव, इन्फिनिटी यानी कि अनंत दूरी पर है, और नियरेस्ट जो है ये 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर से पास अगर कोई चीज रखी है तो वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसके बाद दृष्टि दोष हमको पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये दृष्टि दोष ही है। सबसे पहले हम बात करें निकट दृष्टि दोष की। निकट दृष्टि दोष या जिसे क्या कहा जाता है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस, तीनों ही इसके नाम हैं, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया या निकट दृष्टि दोष, देखिए कि हम जब भी किसी चीज को देखते हैं तो जैसे कैमरा काम करता है बिल्कुल उसी तरह हमारी आंखें काम करती हैं। वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये हमारे रेटिना पर बनता है, लेकिन इस स्थिति में क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो आप डायग्राम इसमें 3 बनाएंगे, देखिए
पहला आप बनाएंगे नॉर्मल व्यू का, दूसरा आप बनाएंगे निकट दृष्टि दोष का, यानी कि रेटिना से पहले आप इमेज बना देंगे, तीसरा आप लगाएंगे लेंस और फिर इमेज को दोबारा बनाएंगे कहाँ पर, रेटिना पर। और इस तरह इसके अंदर आपको ये 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि ये हमारी आंख हो गई, मान लो, डायग्राम की सुंदरता पे ध्यान मत देना, केवल ये ध्यान देना कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। ये मान लो हमारी आंख हो गई और आंख के अंदर ये हमारा आई लेंस है, ये आंख में मान लो ये हमारी आंख है, ये हमारा आई लेंस हो गया, ठीक है। आंख में भी तो लेंस है हमारे। जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये है हमारा रेटिना, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो जाकर हमको कहाँ मिल रही है, रेटिना पर, और इसकी इमेज हमें दिख रही है रेटिना पर। ये पहला डायग्राम बनाओगे आप। दूसरा आप कैसा बनाओगे कि यही डायग्राम आप वापस बनाओगे, ये लेंस बन गया हमारा, और क्या होगा, ये रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ये रेटिना यहीं रह जाता है। तीसरी स्थिति में आप क्या डायग्राम बनाओगे, ये वाला, कि यही बना दो, इसी को क्लियर कर दें। तो देखो ये आप यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ पर आप लगा दोगे अवतल लेंस, और अवतल लेंस लगाकर आप क्या करोगे, इस दृष्टि दोष को ठीक कर दोगे। तो ये आंख जो है, इसके पहले ये हमने लेंस लगा दिया, अवतल लेंस, और अब ये जो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक है, इनको एरो बना दोगे और ये दोबारा रेटिना पर बन जाएंगी। पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो ये तीनों ही डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, चाहे कोई सा भी दृष्टि दोष हो। लिखोगे कैसे आप कि निकट दृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति को पास रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में किया जाता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस को, और अवतल लेंस का यूज करने से क्या होता है, प्रतिबिंब दोबारा रेटिना पर बनने लग जाता है। ये लो, दैट्स ऑल इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद बात करें हम फार साइटेडनेस या फिर दूरदृष्टि दोष की। सेम बात उस चैप्टर की भी हो, इस टॉपिक की भी हो जाएगी कि दूरदृष्टि दोष है अगर, तो यूज हम करेंगे फार साइटेडनेस, जिसे कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा, प्रतिबिंब जो है, ठीक, ये रेटिना पर ना बनकर कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब जो है ये रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है, ये रेटिना यहीं रह जाता है, ठीक है। तो किया जाता है, यहाँ पर हम लगा देते हैं उत्तल लेंस, जिसकी वजह से प्रतिबिंब दोबारा कहाँ बनने लग जाता है, रेटिना पर ही बनने लग जाता है। तीसरा जो रोग है वो है जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया, ठीक है, जरा दूरदर्शिता या प्रेस बायोपिया। तो होता ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो लेंस है उसकी पावर और जो लेंस की मोटाई है वो कम ज्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से वृद्ध अवस्था में यानी कि ज्यादा एज के लोगों को वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि उनको, जिनकी दूर और पास दोनों की नजर कमजोर होती है, ऐसा लेंस लगा के दिया जाता है जिसका ऊपरी भाग तो अवतल होता है यानी कि कॉनकेव होता है, और बीच वाला हिस्सा आपने देखा होगा बुजुर्गों को चश्मा लगाए तो ये वाला सेंटर वाला जो पार्ट होता है वो उभरा हुआ होता है, यानी कि वो उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस होता है। और इस तरह उनके दोनों ही दृष्टि दोष एक ही चश्मे को यूज करने से खत्म हो जाते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको दृष्टि दोष पढ़ने हैं, क्लियर। इसके बाद प्रिज्म, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण आपको याद करना है, एक ये टॉपिक, वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, वर्ण विक्षेपण। हाँ, तो ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब हम किसी व्हाइट प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये जो लाइट होती है ये अपने 7 रंगों में विबग्योर, इस सीक्वेंस में ही डिवाइड होती है। और हिंदी में अगर इसको हम लिखते हैं तो बैनी, आह, पी, नाला, ये 7 रंग। ये हो गया देखो विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और ये हो गया बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इसी सीक्वेंस में इन कलर्स को आपको याद रखना है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप याद करेंगे, ये स्पेक्ट्रम बन गया लाइट का। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष एकदम इजी प्रोसेस है। इंद्रधनुष जब बनता है तो यही काम आता है, लेकिन होता क्या है कि जब बारिश होकर चुकती है ना तो एटमॉस्फेयर में बहुत छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं। अब बारिश होने के बाद जब धूप निकलती है तो धूप का जो धूप निकलती है ना, तो जो प्रकाश होता है
वो हर प्रकाश जो की किरण है वो पानी की बूंद में से होकर जब गुजरती है तो वो कितने इन 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इधर की तरफ अगर सूरज निकल रहा है तो सामने की तरफ आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है कि पानी की जो बूंदें हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं और हर प्रकाश की किरण अपने 7 रंगों की इस सीक्वेंस में बट जाती है, यानी कि लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है और इस कारण हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं आपको मैंने बता ही दिया। टिंडल इफेक्ट और पढ़ लेना इसके अंदर से। आसमान नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये लो, ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 और 10 जो कि ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, अच्छे से हमने तैयार कर लिए। अब हमारे केवल 3 चैप्टर बचे। इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा ये जो चैप्टर था इससे पहले वाला जो हमने चैप्टर किया लेंस वाला, उसके न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कल जो क्लास दी थी आपको अवेलेबल करवाई थी, उसके अंदर मिल गए थे। किसी ने अगर नहीं देखे हो तो भी देख लेना, क्या पता वो क्वेश्चन अगर आप देख लो एंड मोमेंट पे भी, और क्या पता कि माँ सरस्वती की आप पे कृपा हो जाए और कुछ ना कुछ हेल्प उनसे मिल जाए आपको। क्लास अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। 3 चैप्टर और बचे हैं, जल्दी से उनका भी रिवीजन कर लेते हैं।